फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपीआर एग्जाम्स। तो फ्रेंड्स, आज हम कोशिका का फोर्थ लेक्चर देखेंगे। इसके पहले हमने 3 लेक्चर कोशिका चैप्टर से किए, उसमें लगभग हमने 150 प्लस क्वेश्चन किए। तो ये आज लास्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद हम नया टॉपिक उत्सर्जन तंत्र को स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो कल व्यापम की तरफ से एक नई अपडेट आई है कि व्यापम ने जो एमपी पुलिस की एग्ज़ाम 8 जनवरी से वापस नए कैलेंडर में घोषित कर दी गई है। तो 8 जनवरी से पहले हम व्यापम के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन, इस बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए उन क्वेश्चनों को एमपी पुलिस एग्जाम आने के पहले हम सोल्व करेंगे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आज के कोशिका चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है उसके क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो कोशिका का सिद्धांत है उसके बारे में, पुरानी कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिका बनती है, तो ये भी सही है भाई। पुरानी कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिका बनती है। सभी सजीव वस्तुएं कोशिकाओं से निर्मित होती है। तो सजीवों में कोशिकाएं, सजीवों का शरीर होता है, सजीवों की जो कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है वह कोशिका ही होती है, तो ये भी सही है। सभी कोशिकाएं समरूप होती है, तो ये गलत है, क्योंकि कोशिकाएं समरूप नहीं हो सकती, कोशिकाएं समान नहीं हो सकती, कोशिकाएं अलग अलग होती है। मान लो कोई छोटी कोशिका होती है, कोई बड़ी कोशिका होती है, तो कोशिका समान नहीं हो सकती, कोशिका समरूप होती है। ये ऑप्शन गलत है। जीवन की संरचना उसके कोशिकाई संगठन पर निर्भर होता है, ये भी सही है। इसके बाद पद, प्रोटोप्लाज्म किसने प्रतिपादित किया? तो ये प्रोटोप्लाज्म को ही हम जीव द्रव्य कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को हम जीव द्रव्य कहते हैं। और इस जीव द्रव्य की खोज की थी पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका का बाह्यतम आवरण क्या कहलाता है? हरित लवक, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली और कोशिका रस। तो जो कोशिका है इसका बाह्यतम आवरण कहलाता है कोशिका झिल्ली। और जो पादप पादप होते हैं, पादप कोशिका का सबसे बाह्यतम आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। और जंतु कोशिका का जो बाह्यतम आवरण कहलाता है वो कहलाता है कोशिका झिल्ली। और जो पादप होते हैं इनका जो बाह्यतम आवरण कहलाता है वो कहलाता है कोशिका भित्ति। इसके बाद हर रासायनिक प्रक्रिया जो कोशिकाओं में ऊर्जा अवमुक्त करती है, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, श्वसन और उपापचय। तो इसका आंसर आएगा उपापचय। उपापचय प्रक्रिया के द्वारा ही ऊर्जा मुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजन पशु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं है? तो गाल्जिका एवं रसधानी पशु में होता है, जंतु कोशिका में गाल्जिका एवं रसधानी होती है। कोशिका एवं लवक भाई पशु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते, लवक पाए जाते हैं पादप कोशिका में, तो उपस्थित नहीं है। तो इसका आंसर आएगा कोशिका एवं लवक। माइटोकॉन्ड्रिया एवं नाभिक भी जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। इसके बाद कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली भी जंतु कोशिका में पाई जाती है। तो जो ये लवक होते हैं, लवक जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं और ये रंगों का निर्धारण करते हैं। जैसे टमाटर में हो गया लाइकोपीन। वाटसन एवं क्रिक द्वारा डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का प्रस्ताव किस वर्ष में किया गया? तो जो वाटसन एवं क्रिक है इसने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का प्रस्ताव रखा था, ये 1953 में रखा था। और 1962 में इन्हें इन्हीं के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। 1962 में। जड़ शीर्ष और प्रौढ़ शीर्ष में कोशिकाएं विभाज्योतक कहलाती है। वे जल और भोजन के प्रवाह कृत्य में सहायक होती है। वे विभिन्न पौधों के भागों में अंतर करती है। वे पौधों को आधार पर प्रदान करती है। वे नई कोशिकाओं का निर्माण करने हेतु विभाजित होती रहती है। तो इसका आंसर आएगा कोशिका विभाज्योतक, मतलब कोशिका का एक से दूसरे भाग में टूटना, तो नई कोशिका का निर्माण करने में विभाजित होती रहती है। इसका आंसर आएगा वे नई कोशिका का निर्माण करने में विभाजित होती रहती है। इसके बाद एक कोशिकीय यूकेरेटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम बताइए। तो जो एक कोशिकीय यूकेरेटिक होते हैं उन्हें प्रोटिस्टा कहते हैं। इसका आंसर आएगा प्रोटिस्टा।
और जो थैलोफाइटा होता है ये भी एक कोशिकीय होता है लेकिन ये प्रोकैरियोटिक होता है। इसके बाद मोनेरा भी एक कोशिकीय होता है लेकिन ये भी प्रोकैरियोटिक होता है। कवक भी एक कोशिकीय होता है लेकिन ये प्रोकैरियोटिक होता है। और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। जो यूकैरियोटिक होते हैं इसमें कोशिका एवं केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिकाएं समान रूप से पशुओं की कोशिकाओं में बड़ी होती है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? जलाश्य, पर्णहरित, भोजन संग्रहण और रिक्तिकाएं। तो पादप कोशिकाएं सामान्य रूप से पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी होती है। पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी होती है पादप कोशिकाएं क्योंकि उसमें पाई जाती है रिक्तिकाएं। इसका आंसर आएगा रिक्तिकाएं। निम्नलिखित संरचना में से कौन नाभिक में उपस्थित होते हैं? नाभिक में उपस्थित होता है गुणसूत्र। इसका आंसर आएगा बी। और गुणसूत्र के ऊपर जीन बिखरे रहते हैं। कोशिका अंगक जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं जो कि रंगों का निर्धारण करते हैं। और तीन प्रकार के लवक पाए जाते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। प्रोटोप्लाज्म। एक पादप कोशिका में रिक्तिकाएं होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। झिल्ली रहित होती है और इसमें अविलेय उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। कोशिका रस युक्त झिल्ली बाध्य कोशिका अंगक झिल्ली बाध्य होता है और इसमें भंडारण कार्बोहाइड्रेट एवं वसा होता है। तो पादप कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा यह भी नहीं हो सकता। कोशिका रस युक्त होती है, यह हो सकता है। और यही ऑप्शन है इसका, क्योंकि कोशिका रस युक्त होती है। अगर किसी मान लो कोई पादप है या कोई पेड़ है, उसको हम कुल्हाड़ी से काटते हैं तो उसमें जो रस युक्त पदार्थ निकलता है उसे ही हम कोशिका या रस युक्त झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुपयुक्त कार्य है? नाभिका समस्त उपापचयी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। पराक्सीसोम पाचक थैलियों के रूप में कार्य करते हैं जो कोशिका के भीतर भी संक्रमण से लड़ती है। केंद्रिक प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। तो राइबोसोम तो जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है ये भी सही है। इसके बाद पराक्सीसोम पाचक थैलियों के रूप में कार्य करता है जो कोशिका के भीतर भी संक्रमण से लड़ती है, यह भी सही है। नाभिक समस्त उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यह भी सही है। केंद्रिक प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, यह नहीं है क्योंकि केंद्रक केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण नहीं करता, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसका आंसर आएगा ये अनुप्रयुक्त वाक्य या गलत वाक्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जो कि ऊतकों और उनके संगठन के अध्ययन के लिए संबंधित है। वर्गीकरण विज्ञान, ऊतक विज्ञान, कोशिका विज्ञान और आकृति विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जो ऊतकों और उनके संगठन के लिए संबंधित है, तो ऊतकों के लिए ऊतक विज्ञान। पौधों और पशु कोशिकाओं से निर्मित इनके द्वारा कहा जाता है। पौधे और पशु कोशिकाओं से निर्मित है, किनके द्वारा कहा जाता है? तो ये स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा कहा जाता है। इन्होंने ही कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक पादप कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है और प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक और कोशिका द्रव्य होते हैं। जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के रूप में भाग बनाता है, जल, कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य और नाभिक। तो जेली जैसा पदार्थ होता है वह होता है जीव द्रव्य। एक विशिष्ट प्रकार्य कर रही समान कोशिकाओं में समुच्चन बना होता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, एक ऊतक और एक अंग। तो इसका आंसर आएगा ऊतक। समान कोशिका का समुच्चन ऊतक द्वारा होता है। इसके बाद मानव देह में वह कोशिका जो अमीबा जैसी होती है, तो अमीबा जैसी होती है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं अमीबा जैसी होती है। जिन क्रिया के नियमन का सबसे कठिन स्वीकार्य लाभ चुने। सिर्फ अपने उपापचय को पर्यावरण परिवर्तन हेतु समायोजित करने के लिए कोशिका को समक्ष करता है। सिर्फ विकास एवं विभेदन में भूमिका निभाता है जिसके कारण संरचना विकास होता है। सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण बंद कर दिया जाता है जब आवश्यक होता है। और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा इन सभी का नियंत्रण करता है।
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? समसूत्रण शरीर के लिए सुधार आवश्यक होता है, क्योंकि समसूत्रण शरीर के लिए सुधार आवश्यक होता है, सही है। क्योंकि जब मनुष्य का जो पहला मनुष्य में जब निषेचन क्रिया के बाद जो मनुष्य की जो पहली कोशिका बनती है वही जाइगोट बनती है और वह समसूत्री विभाजन के द्वारा बनती है, तो यह तो सही है। इसके बाद कोशिका विभाजन में शरीर का आकार बढ़ता है, जो कोशिका विभाजन होता है उसमें शरीर का आकार बढ़ता है, सही है। क्योंकि जब एक सेल से जब अनेक सेल बनेगी तो शरीर का आकार तो बढ़ेगा ही। इसके बाद अर्धसूत्र जन्य कोशिकाओं में होता है, अर्धसूत्र जन्य कोशिका में होता है, सही है। समान जनन कोशिकाओं की संतति कोशिकाएं के समरूप नहीं होती है, यह गलत हो सकता है। क्योंकि जो समान जनन या समान गुणसूत्र कोशिका की संतति समरूप होती है या समान होती है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया? आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया मेंडल ने। वाटसन एवं क्रिक, जोहानसन और ग्रिफिन, तो इसका आंसर आएगा मेंडल। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने, यह क्वेश्चन डबल आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लासिड्स को अर्धस्वास्थ्य कोशिकांग कहते हैं, क्योंकि ये उनके कुछ प्रोटीनों का संश्लेषण करते हैं। इनमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम होते हैं। इनमें डीएनए तथा प्रोटीन होते हैं। इनमें ऑक्सीसोम होते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए और खुद का राइबोसोम और खुद के एंजाइम होते हैं। तो इसका आंसर आएगा डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम होते हैं। और जो कुछ प्रोटीनों का संश्लेषण करता है, प्रोटीनों का संश्लेषण तो राइबोसोम करता है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। निम्न में से कोशिका अंगक सामान्यतः कोशिकीय हाउसकीपर कहलाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी उपकरण। तो जो कोशिकीय हाउसकीपर ये कहलाता है लाइसोसोम। ऊतक के बारे में से निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक साथ पैक होना तथा रखा जाना, सही है। बहुकोशिकीय जीव में केवल एक ऊतक होना, यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि बहुकोशिकीय जीव में एक से अधिक ऊतक होते हैं, एक कोशिकीय जीव में केवल एक ऊतक होता है, यह गलत है। मतलब इसका ऑप्शन आएगा ब, यह कथन सत्य नहीं है। कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए सेल की कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है? तो नाभिक। नाभिक ही वही कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। निम्न में से कौन ऊतक की मरम्मत में मदद करता है और अंग के जगह को भरता है? तो वसामय ऊतक, पेरियोलर ऊतक, उपास्थि और कंडारा। ये वही, पहले तो पेरियोलर ऊतक नहीं है, ये एरिओलर ऊतक है, एरियोलर ऊतक है। और यही जो शरीर की मरम्मत एवं घाव को भरता है, पेरियोलर ऊतक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेथियास स्लाइडेन तथा टिलोडास स्वान अपने निम्न सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो स्लाइडेन एवं स्वान, मैंने कोई कितनी बार ये क्वेश्चन करवा दिया है। स्लाइडेन एवं स्वान, इसने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन घुमा देगा, अगर ये नाम दे दिया आप कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन आपको याद होते हुए भी आप नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पशु ऊतक जो स्त्राव व अवशोषण में सहायक होता है? तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक। तो इसका आंसर आएगा उपकला ऊतक। नाभिकों में संचरित धागे जैसी संरचना क्या कहलाती है? तो जो नाभिक में धागे जैसी संरचना होती है इसे ही हम क्रोमेटिन कहते हैं। केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया तो जंतु कोशिका में पाया जाता है, तारक केंद्र जंतु कोशिका में पाया जाता है, लयनकाई जंतु कोशिका में पाया जाता है। लेकिन जो ये लवक होता है ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और ये रंगों का निर्धारण करता है। कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? नाभिक। उस तरल का नाम बताए जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती है? सीरम, रक्त, जीव द्रव्य और लसिका। तो इसका आंसर आएगा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के अंदर ही सभी रक्त कोशिकाएं तैरती है। बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली, क्रिस्टेड मैट्रिक्स इत्यादि किस कोशिकांग के भाग है? माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, लयनकाय और गाल्जिकाय।
तो माइटोकॉन्ड्रिया के भाग है ये, बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली, क्रिस्टेट एवं मैट्रिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा रिक्तिका का कार्य नहीं है? कोशिका को दृढ़ता एवं स्फूर्ति प्रदान करना, संचयन, चलन और अपशिष्ट उत्सर्जन। तो ये जो चलन है ये रिक्तिका का कार्य नहीं है। जीवाणु सबसे छोटी कोशिका, जीवाणु सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है भाई शुतुरमुर्ग के अंडे की। निम्नलिखित में से कोशिका की स्थिति का चयन कीजिए। अणु, अंग, परमाणु और रचक खंड, बिल्डिंग ब्लॉक। तो इसका आंसर आएगा रचक खंड या बिल्डिंग ब्लॉक। तो कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका कहलाती है और कोशिका को छोटा कमरा कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक, स्मॉल हाउस। कोशिका में नाभिक का आविष्कार द्वारा किया जाता है। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट बाउन, पीरकुंजे और फिक्रो। तो नाभिक का आविष्कार रॉबर्ट हुक ने किया था। सॉरी, कोशिका का आविष्कार शायद कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, बल्कि जो कोशिका का नाभिक का आविष्कार रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसका आंसर ब आएगा, ये नहीं आएगा, इसमें तो कोशिका की खोज की थी। एक पशु की कोशिका में तार केंद्र तारककाय का अभाव होता है। इनमें निम्न में से कौन सा कार्य बाधित होता है? प्रजनन, पोषण, उत्सर्जन और श्वसन। तो इसमें प्रजनन का कार्य बाधित होता है। मनुष्यों में साकित कोशिका का एक उदाहरण है लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तंतु के आधार पर पेशीय कोशिकाएं और तंत्रिका कोशिकाएं। तो मनुष्य में जो साकित कोशिका है उसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये एक बार नष्ट होने पर इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे ही हम साकित कोशिका कहते हैं। तो तंत्रिका कोशिका को एक बार नष्ट होने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पेशीय कोशिका है। इनको एक बार इनकी संख्या कम होने के बाद इनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो तंत्रिका कोशिका होती है इसको नष्ट होने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। निम्न में से कौन सा कोशिका अंग या कोशिका है जो विष तथा दवा को निराविषीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? गाल्जी उपकरण, रिक्तिकाएं, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका और लाइसोसोम। तो यह आएगा चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। इसका आंसर आएगा चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? नाभिक, कोशिका भित्ति, रिक्तिका और हरितलोक। तो जो क्लोरोफिल होता है यह हरितलोक में पाया जाता है। नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नलिकाओं को अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग को क्या कहते हैं? गाल्जी काय, लयन काय, अंतर्द्रवी जालिका और तारक काय। तो भाई ये अंतर्द्रवी जालिका कहलाता है। उस कोशिकांग का नाम बताएं जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है और कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारक का निर्माण करता है। केंद्रीय निकाय, कोशिका द्रव्य, गुणसूत्र और तारककाय। तो जो तारककाय होता है यही कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन के समय ध्रुवों की तरह तारक का काम करता है। आधार युग्मन नियम के अनुसार एडेनाइन हमेशा जुड़ा रहता है। तो जो ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिन और थाइमिन, तो जो एडेनाइन होता है ये हमेशा थाइमिन से जुड़ा होता है और ये न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित चार क्षारक है, ग्वानिन, साइटोसिन और एडेनाइन और थाइमिन। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। उन दो कोशिकाओं का नाम बताएं जिसमें स्वयं की आनुवंशिक सामग्री होती है? माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक, राइबोसोम एवं गाल्जिकाय, जालिकाय एवं अंतःप्रद्रवी जालिकाय, डीएनए एवं आरएनए। तो इसका आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में वही खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया और जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें लवक में भी खुद का डीएनए आरएनए होता है। उस कोशिकांग का नाम बताएं जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है? नाभिक, हार्मोन, एंजाइम और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही भोजन को
भोजन से ऊर्जा को मुक्त करता है। इसके बाद निम्न में से कौन सा अंग नहीं है? हृदय, मस्तिष्क, अंग, यकृत और पेशी। तो हृदय और मस्तिष्क और यकृत ये तीनों तो शरीर के अंग है। जो ये पेशी होता है ये शरीर के लिए उत्तक होता है। और उत्तक किसे कहते हैं? कोशिका के समूह को कहते हैं। कोशिका की दीवार पतली होती है और कोशिका में बड़े अंतर कोशिका स्थान संलग्न होते हैं। कोशिका जीवित है और वे भोजन संग्रहण करती है। उपयुक्त में से किस लक्षण पर यह लागू होता है? दृढ़ोतक, विभाज्योतक कोशिकाएं, श्लेष्मोतक कोशिकाएं और मृदुतक कोशिकाएं। मृदुतक कोशिका में यह लागू होता है क्योंकि मृदुतक कोशिकाएं भोजन को संग्रहित या इकट्ठा करती है। चमकदार रोशनी के प्रति संवेदनशील आंखों में प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती है। तो शंकु या कोन्स ये आंखों की रेटिना पर पाई जाने वाली शंकु कोशिकाएं होती है और यह दिन के समय वस्तुओं को देखा जा सकता है।